क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चंस को समझेंगे। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस kept in a rigid container when 100 joule of heat is supplied to it। तो यहाँ पे की वर्ड क्या है जिसको हमें समझना है इस क्वेश्चंस में? रिजिड कंटेनर। देखो ये एक कंटेनर है, ओके, इसके अंदर गैस भरी हुई है। ये भी एक कंटेनर है ना, सिलेंडर और पिस्टन के फॉर्म में। क्लियर? इसके अंदर भी गैस भरी हुई है। दोनों कंटेनर में डिफरेंस क्या है? इस कंटेनर की साइज चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड है। इस कंटेनर की साइज चेंज हो सकती है, मतलब पिस्टन अंदर भी आ सकता है और पिस्टन बाहर भी जा सकता है। ठीक है, पिस्टन बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है और इस कंटेनर की साइज फिक्स्ड है, यानी इसकी वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड है, यानी गैस की वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। इसमें गैस की वॉल्यूम चेंज होगी नॉन रिजिड कंटेनर में। क्लियर? तो हमारे को जो क्वेश्चंस मिला है वो रिजिड कंटेनर, ओके, और रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। तो ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम फिक्स्ड हो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसलिए ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट आप डालते हो, ठीक है, यहाँ हीट क्या है? 100 जूल, और सिस्टम क्या है? गैस। यानी जो भी हीट आप डालते हो सिस्टम को, वो हीट टोटली कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, यानी हमने 100 जूल की अगर हीट डाली है तो ये 100 जूल क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? 100 जूल। क्लियर हुआ? यहाँ इस केस में अगर आप 100 जूल हीट डालोगे तो इस 100 जूल का कुछ पार्ट, मतलब समझो x जूल, वो चला जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, और रिमेनिंग पार्ट यानी 100 माइनस x जूल वो चला जाएगा वर्क डन में। क्लियर हो? तो ये फ़र्क है। मैं फिर से समराइज कर दूं। कह रहा है कंटेनर रिजिड है, इसका मतलब प्रोसेस आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट सप्लाई की जाती है सिस्टम को वो बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जीरो होता है, वर्क डन बाय द गैस जीरो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझेंगे। द प्रेशर ऑफ अ गैस चेंजेस linearly with volume from 10 kilopascal 200 cc to 50 kilopascal 50 cc। तो कह रहा है यहाँ एक नॉन रिजिड कंटेनर है और इसमें गैस रखी हुई है। क्लियर? तो शुरुआत में जो प्रेशर थी, ठीक है, वो कितनी थी? 10 किलो पास्कल। क्लियर हो गया? और शुरुआत में इस गैस की वॉल्यूम थी 200 सीसी। क्लियर हो गया? बाद में आफ्टर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये कहाँ चली गई? प्रेशर 50 किलो पास्कल हो गई और वॉल्यूम क्या हो गई? 50 सीसी हो गई। करेक्ट? तो हमें निकालना है गैस ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन। इस सवाल को करने के लिए अगर हम पीवी डायग्राम का यूज करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीवी डायग्राम, पीवी कर्व बनाएंगे। वॉल्यूम को हमेशा हम
एक्स एक्सिस पे रखेंगे और प्रेशर को वाई एक्सिस पे। क्लियर? देखो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। ये तो ठीक है। तो प्रेशर कहाँ से कहाँ जा रही है? 10 से 50। तो यहाँ हो गई 10 इंटू 10⁻³ पास्कल, क्योंकि ये किलो पास्कल है। और यहाँ हो गई 50 इंटू 10⁻³ पास्कल। बट वॉल्यूम जो है सीजीएस यूनिट में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, 200 से कहाँ जा रही है? 50 सीसी। तो पहले 50 को हम लिखते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 50 सीसी, मतलब 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और यहाँ लिखेंगे 200 सीसी, यानी 200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो पहले प्रेशर कितना था? 10 किलो पास्कल, तो वॉल्यूम 50, यानी कौन सी पॉइंट होगी? 10 किलो पास्कल, और वॉल्यूम कितनी है? 200 सीसी। सॉरी, 50 तो प्रेशर ही है। जब 10 किलो था तो वॉल्यूम कितनी थी? 200 सीसी, यानी ये पॉइंट होगी। और जब 50 किलो पास्कल था तो वॉल्यूम कितनी है? 50 सीसी, तो ये हो गई। क्लियर? तो ये है इनिशियल स्टेट, करेक्ट, गैस का यानी सिस्टम का इनिशियल स्टेट, और ये है फाइनल थर्मोडायनेमिक स्टेट। दोनों को मिलाएंगे क्योंकि प्रोसेस लीनियर है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्वेश्चंस में गिवन है लीनियरली, तो बन गया लीनियर। ओके, तो वर्क डन जो होती है, ठीक है, वो ये जो कर्व बनी है पीवी कर्व, उसके नीचे की एरिया, तो इसको अगर हम डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दें यहाँ और इसको यहाँ, तो ये जो पूरी एरिया है वही क्या होगी? वर्क डन होगी। क्लियर? एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे देखो एरो की डायरेक्शंस क्या है? लेफ्ट वर्ड, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में वर्क नेगेटिव होगा। अगर ऐसा होता इस डायरेक्शंस में तो वर्क पॉजिटिव होता। तो वर्क जो होगी हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा। और एरिया, तो ये फिगर क्या है? ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ टाइम सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये और ये, तो ये जो साइड्स है, ओके, इसकी वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³ और इस साइड की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ हो गई, टाइम्स हाइट। इस ट्रेपीजियम की हाइट ये होगी, और ये कितनी है? 200 माइनस 50, यानी 150 इंटू 10⁻⁻6। करेक्ट? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ माइनस आया हाफ, ये हो गया 60 इंटू 10⁻³ इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें आएगी -4.5 जूल। क्लियर हो गया? ये वर्क निकल गया। अब सवाल कह रहा है सेकेंड, इफ़ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड, यानी ये जो सिस्टम है ना तो इसके अंदर कोई हीट जा रही है ना इससे कोई हीट बाहर निकल रही है। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस? देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है जो भी हीट सप्लाई आप करोगे वो बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन। बट इस केस में क्वेश्चंस में क्या दिया है? हीट दे ही नहीं रही, मतलब Q क्या हो जाएगी? 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क हमने कितना निकाला? -4.5। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? 4.5 जूल। ठीक है, तो सवाल में जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दी हुई है
उसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए जो भी वर्क होगा वही हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिर्फ साइन जो होगा ऑपोजिट होगी। वर्क की साइन नेगेटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जो गैस है उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, जो भी पहले टेम्परेचर होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट I to final state F in such a way that the ratio of the pressure to the absolute temperature remains constant. What will be the work done by the gas? तो समझो एक नॉन रिजिड कंटेनर है, यानी सिलेंडर और पिस्टन से बना एक कंटेनर है। इसके अंदर आइडियल गैस को हम डाल दिए, क्लियर। तो इसकी इनिशियल प्रेशर PI है, इनिशियल टेम्परेचर TI है, इनिशियल वॉल्यूम VI है और नंबर ऑफ मोल्स N है, क्लियर। और ये इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट I पे है। तो कुछ देर बाद, ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी, उसके बाद ये थर्मोडायनेमिक स्टेट F में चली जाएगी, ओके। तो उस केस में है ना, मान लेते हैं इसकी प्रेशर PF है, टेम्परेचर TF है और वॉल्यूम VF है। N जो है नंबर ऑफ मोल्स वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स पहले थे गैस के उतने ही बाद में रहेंगे, है ना। तो मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, N कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो इनिशियल स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशंस क्या हो जाएगी, PV इक्वल टू NRT होती है, तो PI VI इक्वल टू NRTI हो जाएगी। फाइनल स्टेट में आइडियल इक्वेशन PF VF इक्वल टू NRTF हो गई, ओके। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड हो जाएगी PI VI अपॉन PF VF इक्वल टू NRTI अपॉन NRTF। NR कैंसिल हो जाएगा। यहाँ PI VI लिखेंगे और TI को लेफ्ट लेके आएंगे तो नीचे चला जाएगा, इक्वल टू यहाँ PF VF हो जाएगा और TF नीचे चला जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है वो देखो, जो रेशियो है प्रेशर और टेम्परेचर का वो कांस्टेंट है ना। द रेशियो ऑफ प्रेशर टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी PI बाई TI जो होगी वो हमेशा बराबर होगी PF बाई TF के, ऐसा सवाल ने कह दिया है। तो यहाँ देखो PI बाई TI है और यहाँ PF बाई TF दोनों बराबर हैं, इसलिए ये पूरी इस पूरी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या आया, VI इक्वल टू VF। मतलब वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट है, समझ में आया। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होने के बाद यानी फाइनल स्टेट में जो वॉल्यूम है सैंपल की, सिस्टम की, वही वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस शुरू होने से पहले थी। इसका मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक प्रोसेस यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गैस जीरो वर्क करती है, वर्क डन बाय द गैस जो होती है वो जीरो होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है. फिगर 26E2 shows 3 paths through which a gas can be taken from the state A to the state B. Calculate the work done by the gas in each of the 3 paths. तो A से B जाने के लिए 3 पाथ कौन है वो पहले हम पहचानेंगे. पाथ 1 है A से C और C से B, यानी ये वाली ऐसे. पाथ 2 है A से डायरेक्ट B, डायगोनली चली जाएगी ऐसे. पाथ 3 है A से पहले सिस्टम D पे जाएगी और D से B पे जाएगी. तीनों पाथ के लिए हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क डन बाय द गैस. तो पाथ 1 के लिए पहले देखेंगे. पाथ 1 कहाँ से जा रहा है, ए से, ओहो सी है ये, ए से सी और सी से बी, सॉरी हाँ. तो इसको आप डिवाइड कर दो 2 चक में, ए से सी प्लस सी से बी, है ना. यानी हमें वर्क डन निकालना है ए से सी प्लस वर्क डन निकालना है सी से बी पाथ के लिए. तो हमें मिल जाएगी वर्क डन ए से सी से बी के लिए. क्लियर. तो निकाल लेते हैं. तो यहाँ देखो, सबसे पहले सी से बी निकालना और ए से सी निकालना सीखना पड़ेगा हमें. ठीक है. तो कमाल की बात ये है, यहाँ पे प्रेशर जो है एक्स एक्सिस पे बनी हुई है और वॉल्यूम जो है वाई एक्सिस पे बनी हुई है. ओके. तो सी से बी पे देखो, सी से बी पे क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी सी से बी पे क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा. यानी ये जो वर्क होगा इस पाथ के लिए, सी से बी के लिए पॉजिटिव होगा. ओके. अब ए से सी में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी ए से सी जो हो गई आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है 10 cc, इसलिए यहाँ वर्क क्या हो जाएगी 0. तो बचा क्या, ए से सी 0 हो गया और ये बचा सी से बी. तो जो सी से बी वर्क होगा वही वर्क क्या हो जाएगा, ए से सी से बी. करेक्ट. अब सी से बी वर्क निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल की क्या करनी पड़ेगी, एरिया. अब ये भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सोचना पड़ेगा. ट्राइंगल नहीं, ये रेक्टेंगल बनेगा बेसिकली. ये सी से बी है और हमें वॉल्यूम तक लाइन खींचनी है यहाँ तक ऐसे. क्लियर हुआ. तो इस पूरे फिगर की हमें निकालनी पड़ेगी एरिया. तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. हाँ सॉरी. तो हमें ये वर्क निकालनी थी सी से बी के लिए. तो ये पूरी रेक्टेंगल, यानी इसका जो एरिया हो जाएगा ये लेंथ सी बी टाइम्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी हो गई देखो, यहाँ से यहाँ कितनी हो गई, ए से लेके सी तक. ठीक है. हमें वर्क कहाँ से कहाँ निकालना है, ए से लेके सी और बी से. तो जल्दी से इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, लेंथ इनटू ब्रेथ और एरिया बताओ. तो क्या हो जाएगा एरिया हमारा, ये प्रेशर हो गई 30, ओके, इंटू 10⁻³ और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 - 10, तो 15 cc यानी 10⁻⁻⁶. तो ये हो जाएगी 15 × 30 450 इंटू 10⁻⁻3 मतलब 0.45 जूल. ओके. ये हो गई. अब एक सेकेंड,
हाँ, मैंने गड़बड़ कर दी, कोई नहीं। अब हमें ए से बी के लिए निकालना है, ठीक है, ए से बी के लिए वर्क निकालना है। तो कौन सी एरिया निकालनी पड़ेगी? देखो, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ, तो ए बी ये है और ये वॉल्यूम, तो ये पूरी एरिया निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो इस ट्राइंगल की एरिया निकालो प्लस यहाँ इसकी एरिया। तो ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, या आप ट्रेपेजियम की एरिया भी निकाल सकते हो। ये पूरी की पूरी एक ट्रेपेजियम बन रही है फिगर। तो ट्रेपेजियम की निकालेंगे तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये हो गई, ये पार्ट यानी 10 किलो पास्कल, और ये पूरी पार्ट ये हो जाएगी 30। तो ये हो जाएगी 10 + 30 40 किलो पास्कल। क्लियर? और हाइट ये वाली यानी 15 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये बेसिकली हो गई 20 इंटू 15 300 इंटू 10⁻⁻3। तो बेसिकली 0.3 जूल। ए से बी के थ्रू जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 0.3 जूल हो जाएगी वर्क। ओके, अब हम जाएंगे ए से डी और डी से बी। तो मैं वापस इसको इरेज कर दूं। हाँ, तो देखो ए से डी जो प्रोसेस है ना, ये क्या है? यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो ए से डी में वॉल्यूम अगेन इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ये वाली पार्ट जो होगी ए से डी का वर्क होगा। ओके, लेकिन डी से बी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 जूल। ये और ये ए से सी और डी से बी 0 जूल वर्क करेंगे। तो इसकी जो वर्क हो जाएगी वो हो जाएगी ये वाली पार्ट यानी 10 किलो पास्कल, 10 इंटू 10⁻³ टाइम्स ये वाली पार्ट यानी 15 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 150 इंटू 10⁻³ यानी 0.150 जूल इतनी वर्क करेगी। तो सबसे जो कम वर्क करेगी गैस, यानी ये कौन सी पार्ट थी? ये थी ए से डी से बी। सबसे जो कम वर्क करेगी वो इसी में करेगी, ए से डी से बी में। ठीक है, ए से डी से बी में कर रही है 0.15, ए से बी में 0.3 और ए सी बी में 0.145। ठीक है, तो कौन सी पाथ है, कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, उस पे वर्क डन डिपेंड करता है गैस का। अब इस सवाल को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हेन अ सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है गैस, इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ABC, यानी यहाँ से ऐसे जा रही है, shown in figure 80 joule of heat is absorbed by the system। जब ABC थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉलो करोगे, यानी गैस ABC थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू गुजरेगी, तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगी है ना, वो कितनी होगी? 80 जूल, और 30 जूल वर्क करेगी। क्लियर? तो अब देखो ABC प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ अगेन वॉल्यूम है और यहाँ प्रेशर है। करेक्ट? इस पे बिल्कुल फोकस करना, किस एक्सिस पे वॉल्यूम है और किस एक्सिस पे प्रेशर है। तो कौन सी लाइन 0 वर्क बताएगी? जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट है? ए से बी में। क्लियर? तो ए से बी में जो वर्क होगा वो हो जाएगा 0। तो बी से सी में जो वर्क होगा वही वर्क बराबर हो जाएगी ए से बी से सी में, है ना। इस पूरे में वर्क जो होगी वो बी से सी के बराबर होगी। करेक्ट? और वो दी हुई है 30 जूल। ओके, if the system does 10 joule of the work during process ADC
जो प्रोसेस है उसमें वर्क हो रही है 10 जूल। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ ये पार्ट भी क्या होगा, 0 वर्क करेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ADC 10 जूल है, मतलब A से D जो होगा उसी में वर्क होगा और वो वर्क हो जाएगा 10 जूल। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हाउ मच हीट फ्लोज इनटू इट ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी ADC में कितनी हीट फ्लो होगी। ओके, तो जो हीट ABC प्रोसेस में फ्लो होगी वो क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग ABC प्लस वर्क डन ड्यूरिंग ABC। ओके, तो हीट जो ABC में फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 80 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो ABC प्रोसेस में फ्लो होगी वो वर्क डन यहाँ हम डालेंगे तो मिल जाएगी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हो गई 80 माइनस 30 50। सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ बताता है कि जो वर्क होगी A से D और C में वो बराबर होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी A से D और C में प्लस वर्क डन A से D और C में, और यहाँ हीट है। ओके, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हीट होगी A से D से C में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करता पाथ में, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट में। मतलब यहाँ जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वही यहाँ होगी। क्लियर हो गया। वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, हीट भी करता है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं करता। तो इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 50 आई थी, तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे और वर्क दी हुई है 10, तो हमें मिल गया 60 जूल। क्लियर। तो हीट जो पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, 60 जूल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। 50 कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू टेक अ सिस्टम फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी थ्रू पाथ ACB एज शोन इन फिगर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू टेक इट फ्रॉम A to B वाया ADB। ओके, इस सवाल को आराम से समझेंगे। तो कह रहा 50 कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड, यानी Q जो है वो 50 कैलोरी है। टू टेक अ सिस्टम फ्रॉम A to B, A से B में ले जाने के लिए थ्रू पाथ ACB, यानी इस पाथ की बात हो रही है। ओके, यानी Q A से C, C से B कितनी हो गई, 50 कैलोरी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू टेक इट फ्रॉम A to B वाया ADB। हमें निकालना है Q A से D और B। ओके, तो अभी हमने सीखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जो भी हीट सप्लाई करेंगे ACB पाथ के लॉन्ग वो बराबर हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी A से C से B प्लस वर्क डन A से C से B। सेम इसके लिए भी ये चीज़ ट्रू है। A से D से B इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी A से D से B प्लस वर्क डन A से D से B। अब एक चीज़ ध्यान में आपको रखना है
चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये और ये बराबर है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हीट क्यू ए सी बी की वैल्यू कितनी है, 50 कैलोरी। तो यहाँ हम 50 लिखेंगे माइनस क्यू ए से डी से बी इक्वल टू वर्क डन ए से सी से बी माइनस वर्क डन ए से डी से बी हो जाएगी। ओके, अब वर्क निकालना पड़ेगा ए से सी से बी और ए से डी से बी। तो ए से सी से बी में वर्क डन कैसे निकालोगे, अभी यहाँ वॉल्यूम बी से सी कांस्टेंट, सी से बी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगी 0 जूल। ठीक है, देखो यहाँ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो जो भी वर्क ए से सी से बी में निकलेगी वो बस ये एरिया निकलेगी। क्लियर हुआ? ओके, अब ए से डी से बी में जो वर्क निकलेगी, यानी ए से डी से बी में जो वर्क निकलेगी वो ये पूरी एरिया निकलेगी। मतलब मैं थोड़ा दूसरी कलर लेके क्लियरिटी के साथ बताता हूँ, एक सेकेंड। थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ए से सी से बी के बीच जो वर्क होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा, इस पाथ की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो वो वर्क हो जाएगी, मान लो ये वाली लाइन, ठीक है, इतनी एरिया। ओके, ये वाली एरिया। और ए से डी से बी में क्या हो जाएगी, ये पूरी एरिया है ना। इसको मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ये पूरी जो एरिया है ये वाली। ओके, तो अगर इससे इसको घटाएंगे, है ना, तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये वाली छोटी है ए से सी से बी और ये बड़ी है। तो आप क्या करो, चेंज कर दो। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते, क्यू ए से डी से बी माइनस 50 इक्वल टू डब्ल्यू ए से डी से बी माइनस डब्ल्यू ए से सी से बी। क्लियर? तो इस पूरी एरिया में से इतनी पार्ट घटाएंगे तो सिर्फ इसकी एरिया बचेगी। ऊपर में जो ये बॉक्स है सिर्फ इसकी एरिया बचेगी। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। सिर्फ ये जो पार्ट है उसकी एरिया बचेगी। तो ये जो एरिया होगी ना वही हो जाएगी इन दोनों की वर्क की सब्ट्रैक्शन। ये एरिया कितनी निकलेगी, देखो ये जो एरिया है वो हो जाएगी लेंथ इनटू ब्रेथ। ये जो लेंथ है dB वो कितनी है, 400 माइनस 200, तो 200 cc यानी 200 इंटू 10⁻⁻⁶। ब्रेथ जो है वो 155 माइनस 50, तो ये 105 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगी 210 00 इंटू 10⁻⁻³ तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक मैंने सही किया, 105 इंटू 210, 210 पे 00 बिल्कुल सही, -3 210 और ये 3 निकल जाएंगे, तो ये आ जाएगी 21 जूल। ओके, तो दोनों 21 जूल है। हमें कन्वर्ट करना है इसको कैलोरी में, तो क्या करना पड़ेगा, 0.24 से डिवाइड करेंगे तो कैलोरी में कन्वर्ट होगा। तो 21 डिवाइडेड बाय 0.24 है ना, तो ये नियरली हो जाएगी, यहाँ निकालोगे तो ये हो जाएगा, नहीं 1 कैलोरी में 4.2 जूल होती है, तो वो 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 21 डिवाइडेड बाय 4.2 यानी 5 कैलोरी। ओके, तो इसकी कंबाइंड वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 5 कैलोरी। ओके, तो जो हमारा Q A से D से B होगा
इसको अगर इधर डालेंगे तो ऐड होके 55 कैलोरी हो जाएगी। ओके, मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं इस सवाल को। तो सवाल क्या कह रहा है, ये जो पाथ है ए से सी से बी पाथ में जो हीट मिली है सिस्टम को वो मिली है 50 कैलोरी। क्लियर? तो इस पाथ के अलोंग हमें वर्क डन निकाल लेना है। ओके, वर्क डन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर ए से डी से बी में हमें हीट तो फाइंड आउट करना है और हीट वर्क डन हमें मिल जाएगी एरिया के फॉर्मूले से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो ये होगी वही यहाँ होगी। करेक्ट? वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ऐड करोगे तो ये हीट मिल जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से ये आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एक डेड एंड नहीं मिलता है ना। तो डेड एंड नहीं मिलेगा और हमें क्या निकालना, हीट एब्जॉर्ब। जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो इक्वल टू होगी वर्क डन के, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है ना। क्लियर? तो हम ये जो एरिया अगर हम निकाल लें, करेक्ट, तो हमें मिल जाएगी हीट। हम हीट को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस एरिया का वैल्यू क्या होगा, पाई इंटू, याद रखना यहाँ सर्कल है लेकिन सर्कल की दो डिफरेंट रेडियाई मतलब यहाँ पे ये जो इस यानी हॉरिजॉन्टल रेडियस जो आएगी वो आएगी पास्कल में और वर्टिकल जो आएगी वो वॉल्यूम में आएगी। ओके, तो पाई हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेडियस जो हो जाएगी ये वाली पार्ट, डायमीटर कितनी है 200, रेडियस हो जाएगी 100 किलो पास्कल, यानी 100 इंटू 10⁻3। ओके, अब होगी वर्टिकल रेडियस। वर्टिकल रेडियस ये पूरी की पूरी वर्टिकल डायमीटर है 200 सीसी, तो ये हो जाएगी 100 इंटू 10⁻⁻6। तो ये पाई इंटू 10⁻437 और ये 1 हो जाएगा बराबर 3.14 इंटू 10 दैट इज 31.4 जूल। इतना आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा, ए गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA एज शोन इन फिगर। 2.4 calorie of heat is given in the process. What is the value of J? J जो होता है वो होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, तो इसको कितनी हीट दी गई है, 2.4 कैलोरी। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इस कैलोरी को कन्वर्ट कर देंगे जूल में। ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 4.2 अपॉन 2.4, तो 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, यही होती है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ जो हीट आप सप्लाई करोगे वही वर्क के बराबर है।